चलिए अगला हम लोग आगे टूरिज्म में देखते हैं टाइप ऑफ टूरिज्म। पर्यटन कितने प्रकार का होता है? हमने यहाँ 3 कैटेगरी में पर्यटन को बांटा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, सीमा रेखा के आधार पर पर्यटन। तो उसमें पहला होता है विद इन बाउंड्री, या उसी को हम कह सकते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म। माने किसी एक देश की सीमा के भीतर ही अगर आप घूमने फिरने जाते हैं तो वो विद इन बाउंड्री टूरिज्म या डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाता है। और ट्रांस बाउंड्री यानी अपने देश की सीमा पार करके आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, इस प्रकार का पर्यटन इंटरनेशनल टूरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के टूरिज्म हो गए। आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ आंकड़े देखेंगे। अब हम आते हैं कैपिटल बी में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, दूरी के आधार पर पर्यटन। तो 2 प्रकार का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिज्म और शॉर्ट डिस्टेंस टूरिज्म। ठीक है, हम यहां से गए, भंवरताल घूम के आ गए, भेड़ाघाट घूम के आ गए, ठीक है, अपने सिटी के आसपास 1-2 दिन वाला ट्रैवलिंग किया और 200-400 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो शॉर्ट डिस्टेंस है। उससे ज्यादा डिस्टेंस 500 के आसपास हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कहलाता है। ठीक है, चलिए कैपिटल सी में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर जो है पर्यटन। ठीक है, तो इसमें कई कैटेगरी हो सकते हैं। ठीक है, हमने जो मोस्ट पॉसिबल है वो 13 कैटेगरी यहाँ पर लिखे हैं। मेडिकल टूरिज्म, चिकित्सा वगैरह करवाने के लिए आप किसी देश में जाते हैं और महीना 2 महीना वहां पर रहते हैं, मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। ठीक है, यानी टूरिज्म और मेडिकल साथ साथ हो। इको टूरिज्म, पर्वत पठार मैदान नदियां झील, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट, ये सब घूमने फिरने आते हैं, इको टूरिज्म। स्पिरिचुअल या रिलीजियस, धार्मिक पर्यटन। ठीक है, आप जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाते हैं या आप मक्का मदीना की यात्रा में जाते हैं, ठीक है, रोम आप यात्रा में जाते हैं, गुरुद्वारा आप जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, तो ऐसे कहीं भी कोई रिलीजियस पर्पज होता है उसका, तो वो रिलीजियस कहलाता है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, यदि आप घूमने आए हैं और आपको हिस्टोरिकल साइट्स, कल्चरल साइट्स पसंद है तो आप हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइप के टूरिस्ट बन के आए हैं और ये जो टूरिज्म है वो हिस्टोरिकल या कल्चरल टूरिज्म कहलाएगा। एडवेंचरस टूरिज्म, पर्वतारोही करने के लिए आप आए हैं, सागर में गोताखोरी करने आए हैं, ठीक है, या ठीक है तो डाइविंग करना है, माउंटेनियरिंग करना है, स्कीइंग करना है, तो इस प्रकार से जो एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स होता है उससे रिलेटेड आप जो है गतिविधि करने आए हैं तो ये एडवेंचरस टूरिज्म कहलाएगा। नॉलेज का मतलब है आप कहीं टेम्परेरी तौर पर शिक्षा अर्जन करने आए हैं, ज्ञान अर्जन करने आए हैं, ठीक है, इंटर्नशिप करने आए हैं, रिसर्च करने आए हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का आपका जो टूरिज्म है वो नॉलेज बेस्ड टूरिज्म कहलाता है। मैरीटाइम या क्रूज टूरिज्म, समुद्र के आसपास घूमने फिरने, क्रूज का मजा लेने, ये सब क्रूज टूरिज्म या मैरीटाइम टूरिज्म कहलाता है। लग्जरी टूरिज्म, बड़े बड़े विशाल होटल्स, महल और भी जो लग्जरी चीजें हैं उनको घूमने फिरने आप आते हैं, लग्जरी टूरिज्म कहलाता है। हेरिटेज, किसी देश की विरासत स्थलों को देखने आप जाते हैं, हेरिटेज टूरिज्म कहलाता है। रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाके टूरिज्म करते हैं। बिजनेस या प्रोफेशनल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, और भी आगे हम कई प्रकार के हो सकते हैं, मिशनरी टूरिज्म, फिर डिप्लोमेटिक टूरिज्म, ऐसे और भी कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पज के आधार पर जो टूरिज्म है वो और भी हम आगे कई प्रकार से बांट सकते हैं। पर इतना अगर आप कभी एग्जाम वगैरह में आए और ये 8, 10, 12 भी आप लिख देते हैं, ठीक है, और आगे डॉट डॉट करके एटसेट्रा कर दें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी पॉसिबल है, सबको लिखना यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, टूरिज्म में, टूरिज्म का इंडिया में क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, आंकड़ों के माध्यम से हम लोग कुछ देखने की कोशिश करेंगे। पहला जीडीपी, जीडीपी में 9.3% का कंट्रीब्यूट करती है टूरिज्म सेक्टर। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया में और इसीलिए इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, उसके आधार पर यदि हम दुनिया की रैंकिंग करें तो भारत तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पहले नंबर पे चाइना, जिसका टूरिज्म में हमसे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और यूएस। ठीक है, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट, यदि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 45 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और जो कि भारत की कुल एम्प्लॉयमेंट का 8.2% है। ठीक है, तीसरे नंबर पर फॉरेन एक्सचेंज, हमारे फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा सोर्स है टूरिज्म।
चौथी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। अगर टूरिज्म हमारे देश में चल रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया होगा, पोर्ट्स बनाए होंगे, एयरपोर्ट्स बनाए होंगे, सड़कें बनाई होंगी, ठीक है, होटल्स बनाए होंगे, ठीक, टूरिस्ट गाइड प्रिपेयर किया होगा, उसको ट्रेंड करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए होंगे। तो तमाम प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का कार्यक्रम यहाँ पर जो है चलता है। रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, जिन राज्यों में, जिन यूटीज में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां कहीं भी जो जिसके द्वारा कंट्रोल्ड वो टूरिस्ट साइट है, उसके आधार पर एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि लोग आते हैं, होटल में रुकते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, साइट्स देखने की टिकट लगती है। तो इस प्रकार से तमाम तरीके से केंद्र एवं राज्य सरकारों की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स भी टूरिज्म माना जाता है। इसके अलावा एफडीआई हमने 100% दे रखी है, आगे हम लोग उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज में पढ़ेंगे। तो एफडीआई के कारण बहुत सारी एमएनसीज जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में काम करती हैं वो भारत में आ चुकी हैं, ठीक है, और भी आने वाली हैं। तो उससे मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आती हैं, तो उससे इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर और ज्यादा ग्रो करता है और एफडीआई के जितने सारे लाभ हैं हमें वो सब भी मिलना शुरू होता है। सातवीं बात, सपोर्ट्स वेरियस सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज। टूरिज्म सेक्टर अपने से रिलेटेड कई सर्विस सेक्टर को, जैसे बैंकिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, एविएशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, ये तमाम चीजों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोई भी सर्विस बिना इंडस्ट्री के नहीं चलती, ठीक है, तो उन सर्विस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को, जैसे ट्रांसपोर्ट है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है, एविएशन है तो एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से अनेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, अनेक इकोनॉमिक सेक्टर को टूरिज्म जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी आगे आप सोच करके लिखेंगे, दो चार और पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है जो हमारे यहाँ या किसी भी देश में मोस्ट पॉसिबल जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इतनी बातें जरूरी हैं। चलिए, इंडियाज वर्ल्ड रैंकिंग इन टूरिज्म। टूरिज्म के क्षेत्र में भारत की दुनिया में क्या स्थिति है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, कुछ रिपोर्ट पब्लिश होते हैं समय समय पर, उसमें हम लोग देखते हैं। पहला है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019, ठीक है। ये रिपोर्ट जो जारी करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इस साल यानी 2019 में, इस साल 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 140 देशों के बीच में रैंकिंग की गई थी। उस 140 देशों में इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो है 34। और अगर इंडिविजुअल हम कुछ देखें कि कल्चरल टूरिज्म में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 8वें नंबर पे है। प्राइस के मामले में यदि हम इंडिया में देखें कि प्राइस कंपैटिबिलिटी कितनी है इंडिया में, तो उस हिसाब से भारत 13वें नंबर पे आता है। नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर 14वें नंबर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 28वें नंबर पर, और एयर ट्रांसपोर्ट की जो सुख सुविधाएं हैं उसके आधार पर 33वें नंबर पर, और ओवरऑल इंडिया 34वें नंबर पर आता है, जो कि पिछले साल की तुलना में बेस्ट है, ठीक है। मतलब पिछले साल इससे कुछ कम आया था, 36-37 कुछ रहा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर की रिपोर्ट पर, ट्रैवल एंड टूरिज्म पावर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड, TNT का मतलब है ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, WTTC, ठीक है। इन्होंने 2019 में एक रिपोर्ट जारी किया, उसके हिसाब से भारत तीसरे नंबर का दुनिया में टूरिज्म पावर कंट्री है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना। इसके पहले हमने जीडीपी में जो थर्ड था उसमें पहला चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरा इंडिया। यहां पर पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया, ठीक है। और ये जो WTTC का जो ये रिपोर्ट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पावर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को तैयार करने में 4 पैरामीटर का सहयोग लिया जाता है, यानी 4 पैरामीटर के आधार पर रिपोर्ट तय किया जाता है। पहला पैरामीटर है कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इन जीडीपी, जो कि 9.3% है हमारे यहाँ। फिर फॉरेन विजिटर्स स्पेंडिंग, हमारे यहाँ जो विदेशी यात्री आते हैं वो कितना खर्चा करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ टूरिज्म होता है वो कितना खर्च करते हैं। और चौथे नंबर पे ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर किसी कंट्री की टूरिज्म पावर को मापी जाती है, जिसमें भारत तीसरे नंबर पे है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो डायरेक्टली टूरिज्म से रिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये 2020 का रिपोर्ट है। ये इसको पब्लिश कौन करता है, बाय हैनले एंड पार्टनर्स फर्म, अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म है जो ये मेजर करती है कि किस दुनिया का पासपोर्ट पावरफुल है, या किस दुनिया के सबसे ज्यादा पासपोर्ट होल्डर किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। इस मामले में इंडिया 84 नंबर पे है, यानी हमारे यहाँ के लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर दूसरे कंट्री में घूमने बहुत कम जाते हैं, ठीक है।
इसका मतलब ये 84वें नंबर पे, यानी ये जो रैंकिंग की गई है 177 देशों में की गई है, यानी लगभग हम बीच में हैं, 50% के आसपास हम यहाँ पर हैं। ठीक है, टॉप 5 देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो घूमने जाते हैं जापान के लोग हैं, तो जापान पासपोर्ट होल्डर सबसे ज्यादा दुनिया में घूमने जाते हैं। ठीक है, आपको चाहे घूमने जाते हो या बिजनेस टूरिज्म या किसी भी प्रकार का टूरिज्म करते हैं, ठीक है, उसमें टॉप 5 कंट्रीज इस रैंकिंग में है। जापान 1 नंबर पे, सिंगापुर 2 नंबर पे, साउथ कोरिया 3रे नंबर पे, जर्मनी 4थे नंबर पे, इटली जो है वो 5वें नंबर पे। यानी टॉप के जो 3 कंट्रीज हैं वो एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और बॉटम में जो सबसे पुअर पासपोर्ट होल्डर हैं जो दूसरे देश में घूमने जाते हैं, अफगानिस्तान। ठीक, चलिए इसमें एक नोट, इस रिपोर्ट से एक नोट निकल के आया है, सर्बिया इज द ओनली यूरोपियन कंट्री टू विच इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन ट्रैवल वीजा फ्री। यानी यूरोप सर्बिया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां यदि भारत के लोग घूमने जाना चाहें तो वहां वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए ओनली सर्बिया यूरोपियन कंट्री में। ओवरऑल और भी ऐसे कंट्री हैं जहां भारत यदि घूमने जाए तो वहां आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यूरोप में केवल एक, बाकी और कौन है आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगला नोट हम लोगों ने लिखा है इंडियन वीजा रिजीम, यानी भारत में वीजा की क्या व्यवस्था है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति दूसरे देश का भारत में घूमने आ रहा है, पर्यटन करने आ रहा है, तो इंडिया की वीजा की क्या व्यवस्था है। इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1920 के आधार पर ये सारी बातें तय की गई हैं। तो पहला है वीजा फ्री, यानी कुछ देशों को इंडिया यदि घूमने आना है तो उनको वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना वीजा के वो आ सकते हैं। ऐसे 3 देश हैं, भूटान, नेपाल, मालदीव। इनके नागरिकों को भारत घूमने आना है, पर्यटन करने आना है, तो उनको वीजा की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर में हम लोग बात करेंगे वीजा फी नॉट रिक्वायर्ड, यानी उन्हें वीजा तो चाहिए भारत घूमने आना है तो, लेकिन वीजा की फीस जो लगती है वो उनको देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कौन कौन से देश के नागरिक हैं जिनके साथ ये सुविधा भारत ने दी है? अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया एंड साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, जमैका, मॉरिशस, मंगोलिया एंड उरुग्वे। इतने देश के लोग भारत घूमने आए बिना वीजा फीस के, वीजा तो चाहिए। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल, या इसका नाम 2014 में ये स्कीम शुरू किया था भारत सरकार ने, वीजा ऑन अराइवल। ठीक है, ये क्या है हम उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। 2015 में इसका नाम बदल के रख दिया गया ई टूरिस्ट वीजा। ठीक है, ये सुविधा भारत में 169 कंट्रीज को ये सुविधा दे रखी है। इस वीजा से जो भी भारत आएगा वो 180 दिन एक बार में मैक्सिमम रह सकता है, और इस प्रकार का वीजा उसको 1 साल में 2 बार से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, और इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और डी नंबर में हाईली रेस्ट्रिक्टेड वीजा, मतलब वीजा तो देते हैं लेकिन काफी छांट बीट के और काफी नियम कठोर